दोस्तों कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक इस तरह की क्राइम घटना देखने को मिली जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाता है। पबजी खेलने से मना किया तो 16 साल के बेटे ने अपनी मां को गोली मार दी और 3 दिन तक पुलिस को गुमराह करता रहा। फिर इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, इस पूरी घटना को जब आप देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे तब आपको वाकई में किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी जैसी स्टोरी लगेगी कि यार ये तो स्क्रिप्टेड लग रही है। लेकिन देखिए एक 16 साल के बच्चे की घिनौनी हरकत है जिसने अपनी मां का मर्डर कर दिया। पबजी खेलने के लिए मना किया तो मां की हत्या कर दी। 16 साल की उम्र क्या होती है यार। जब हम 16 साल की उम्र में थे तब माँ कहीं बाहर रिश्तेदार के यहाँ जाती थी तो हमें दिन भर इंतजार रहता था कि कब आएगी माँ, कब आएगी माँ। घर पर हम इस इंतजार में दुखी रहते थे कि माँ आज नहीं है घर पे, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा माँ की याद सताती थी। लेकिन देखिए अब जमाना क्या आ गया, अब वक्त क्या आ गया। मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी ने मानो हम सबको अपनों से ही दूर कर दिया। एक 16 साल के बच्चे ने माँ की जान ले ली और इसमें आज एक और बड़ा खुलासा ये सामने निकल कर आ रहा है। ये घटना तो कल हुई थी, लेकिन आज देखिए आपके बेटे के इरादे भांप गया था फौजी पिता। 5 दिन में 2000 से ज्यादा कॉल की, घर पहुंचने की भी छटपटाहट थी लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। मतलब पिता को ये पहले ही डाउट हो गया था कि बेटे ने मां को मार दिया। 3 से 7 जून के बीच उनके घर में क्या क्या हुआ, ये पूरी बातें अगर आप जानोगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा। आपको लगेगा कि वाकई में कलयुग आ चुका है। एक माँ और बेटे का रिश्ता कितना इमोशनल और कितना प्यार भरा रिश्ता होता है, उस रिश्ते को ही कलंकित करके रख दिया इस बेटे ने। आइए मैं आपको इस पूरी क्राइम स्टोरी का एक एक पार्ट बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक समझाता हूँ कि आखिर इन 5 दिनों के दौरान क्या हुआ, पिता को कैसे शक हुआ कि बेटे ने मां को मार दिया और बेटे ने कब बताया और किस तरह से पुलिस को गुमराह किया। एक एक पहलुओं पर नजर डालेंगे। प्लीज अगर आप एक छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बंद कर दो। यूट्यूब पर दूसरे वीडियोस देखो, बहुत सारी चीजें हैं, कार्टून देखो, आप छोटे बच्चे ना देखें। अगर आप बड़े हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक बच्चा क्या क्या कर सकता है। उत्तर प्रदेश लखनऊ की घटना है। पबजी ना खेलने देने से नाराज हो गया 16 साल का बेटा और उसने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। यही है खबर, मीडिया की रिपोर्ट्स। लेकिन इस एक लाइन के पीछे इतना गहरा रहस्य छिपा हुआ है, उसे उजागर करने की कोशिश करते हैं। 3 दिन तक मां की हत्या करने के बाद घर में ही मां की लाश को छुपाए रखा। हत्या के बाद उसी रात को बेटे ने 10 साल की बहन के साथ अपने घर में रात गुजारी। दूसरे दिन यानी कि रविवार को, शनिवार को तो हत्या की, फिर रविवार को बहन को घर में बंद कर दोस्त के घर चला गया। रात को दोस्त को भी साथ में लेकर आया। ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया दोनों ने, जोमेटो वगैरह से खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद दोनों ने लैपटॉप पर मूवी देखी। दोस्त ने पूछा था कि माँ कहाँ है, लेकिन उसने बता दिया कि दादी के यहाँ गई। अच्छा, लाश बदबू ना मारे इसलिए रूम फ्रेशनर लेके आया और रूम फ्रेशनर छिड़क दिया। दोस्त ने माँ के बारे में पूछा तो बताया कि दादी की तबीयत खराब है, मम्मी उसके पास गई है। हत्या के 3 दिन निकल गए। 3 दिन के बाद सोमवार की रात एक और दोस्त को रुकने के लिए घर बुलाया। इस रात दोनों ने कुछ खाना घर में ही बनाया, अंडा करी ऑनलाइन मंगवाई। तब तक सब सड़ने लगा और बदबू आ रही थी और ये बदबू की भनक दोस्त को ना लगे इसलिए पूरे घर में रूम फ्रेशनर डाल दिया। फिर आ जाता मंगलवार। शनिवार को तो हत्या करता है, रविवार, सोमवार दोनों दिन अपने 2 अलग अलग दोस्तों को घर में बुलाता है। फिर आता है मंगलवार की सुबह, दोस्त चला जाता है। आरोपी मोहल्ले में खेलने निकला लेकिन शाम तक दुर्गंध फैलने लगी तो उसने रात में पिता को वीडियो कॉल किया और फिर वारदात के बारे में बताया। लेकिन पिता को सच नहीं बताया। ऐसा नहीं कहा कि पिता ने मां को मार दिया, पिता को भी गुमराह किया, पुलिस को भी गुमराह किया। एक छोटे से बच्चे का दिमाग देखिए, इतना शैतानी दिमाग अगर वो सही चीजों में लगाए, अगर इतना दिमाग तो वो पढ़ने में लगाए, किसी चीज को सीखने में लगाए तो इतना होशियार, इतना इंटेलिजेंट बन जाए कि दूसरों से आगे निकल जाए। लेकिन नहीं, हमें तो अपने दिमाग को इन्हीं खुरापाती चीजों में लगाना। इस बच्चे की साइकोलॉजी यही है। अच्छा, सबसे पहले आइए मैं आपको उनके पिताजी से परिचय करवा देता हूँ। आरोपी के जो पिता है, उस बच्चे के पिता मूल रूप से ये सब वाराणसी के रहने वाले हैं। नवीन कुमार सिंह उनका नाम है और वो सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर इंडियन आर्मी में इस पोस्ट पर भर्ती हैं। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है और उनके मकान में पत्नी साधना 40 साल जिसकी उम्र है और उनके एक बेटा और एक बेटी, एक 16 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी, तीनों साथ में रहते हैं। उनकी तो ड्यूटी अलग जगह पर पश्चिम बंगाल में, वो तो पोस्टेड है तो वो दूर ही रहते हैं, है ना। ये है उनके पिता का परिचय। मतलब देखिए यार, एक कितनी छोटी सी फैमिली, कितनी खूबसूरत सी फैमिली। माँ, एक बेटा और एक बेटी साथ में रहते हैं। पिता बाहर जॉब करते हैं, बाहर कमाई के लिए रहते हैं, चाहे नौकरी है चाहे जॉब है, कुछ भी है, कमाई के लिए अपने परिवार को चलाने के लिए ही बाहर रहते हैं ना वो। और एक 16 साल के बेटे ने पूरे हंसते खेलते हरे भरे परिवार को उजाड़ दिया। अच्छा, तब वापस आइए क्या होता है। बेटे ने मंगलवार रात अपने पिता नवीन को वीडियो कॉल करके बताया कि माँ की किसी ने हत्या कर दी है। कोई छत के रास्ते से अंदर आया और उसने माँ की हत्या कर दी है। उसने पिता को शव भी दिखाया। तब नवीन ने एक रिश्तेदार को फोन करके तत्काल अपने घर भेजा और पुलिस पहुंची तो घर के अंदर हालात देखकर दंग रह गई। शव की वो हालत हो चुकी थी कि शव पहचान में भी नहीं आ रहा था। पुलिस ने दावा किया कि मोबाइल पर गेम खेलने से रोका तो बेटे को मार डाला।
एडीसीपी कासिम आब्दी के मुताबिक बेटा मोबाइल पर गेम खेलने का आदी था, लेकिन साधना उसे गेम खेलने से रोकती थी। शनिवार की रात भी उन्होंने बेटे को गेम खेलने से मना किया। बेटा इससे नाराज हो गया। रात करीब 2 बजे जब साधना गहरी नींद में थी, उसने अलमारी से पिता की पिस्टल निकाली और मां की हत्या कर दी। इसके बाद वह बहन को डरा धमका कर उसी कमरे में बंद कर देता है। भाई के खौफ से मां की लाश के साथ ही सोती रही मासूम। पुलिस ने मंगलवार देर रात जब बाहर का गेट खोला तो भी घर के अंदर से असहनीय बदबू आ रही थी। पुलिस वालों ने भी नाक पर रुमाल रखकर किसी तरह अंदर भीतर दाखिल हुए। देखा तो बेड पर साधना की सड़ी हुई लाश पड़ी थी और शव इतना सड़ चुका था कि चेहरा पहचान पाना भी मुश्किल था। उसी कमरे में सिसकियां लेती साधना की 10 साल की बेटी भी थी। पुलिस का दावा है कि बेटी ने बहन के सामने मां को गोली मारी। इससे वो इतनी दहशत में आ गई कि भाई के कहने पर भी मां की लाश के साथ ही सोती रही। अभी भी पिस्टल मां की लाश के बगल में ही पड़ी थी। पूरी मैगजीन खाली थी। इससे पुलिस अनुमान लगा रही थी कि बेटे ने मैगजीन की 6 गोलियां मां के ऊपर दाग दी। हालांकि लाश सड़ जाने की वजह से शरीर पर गन शॉट कितने थे इसके निशान तक भी नहीं दिखाई दे रहे थे। बेटे ने जब पुलिस से पूछताछ की फिर भी उसने ये नहीं बताया कि कितनी गोलियां दागी। इसके लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। और आज इसी मामले में एक नया खुलासा जो हमें देखने को मिला वो देखिए आपके बेटे के इरादे भांप गया था फौजी पिता। 5 दिन में 2000 से ज्यादा कॉल की, घर पहुंचने की छटपटाहट थी, लेकिन तत्काल टिकट नहीं मिल पाया। 3 से 7 जून तक उधर घर में क्या क्या हुआ वो तो आपने देख लिया। किस तरह से एक बेटे ने अपनी मां की हत्या की कहानी रची और कहानी का अंत कितना बुरा था। लेकिन इधर 3 से 7 जून तक जब तक उनके पिता बाहर ड्यूटी में तैनात थे तब वहां पर उनके साथ क्या क्या फील हुआ ये समझिए जरा। अब वो गांव आ चुके हैं और एक दैनिक भास्कर के पत्रकार से नवीन जी जिनका नाम है उन्होंने अपनी पूरी कहानी बयां की। लखनऊ में मां की गोली मारकर हत्या करने वाले 16 साल के बेटे के इरादों की भनक उसके पिता को पहले ही लग गई थी। छटपटाहट में उन्होंने 5 दिन में 2000 से ज्यादा कॉल किए। 3 जून को एक बार बात हुई लेकिन दोबारा कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद से ही उन्हें एहसास हो रहा था कि अब पत्नी जिंदा नहीं है। उनकी ये आशंका उस वक्त यकीन में बदल गई जब खुद बेटे ने उन्हीं को कॉल करके कहा कि माँ को किसी ने मार दिया पापा। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो रहा कि आखिर पिता को अपने बेटे पर पहले से ही शक था तो क्यों? देखा जाए दोस्तों तो इसका जवाब आपको इसी कहानी के अंत में मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नवीन कुमार सिंह जो कि सेना में जूनियर कमीशनड ऑफिसर के पद पर तैनात है, मैंने आपको बताया जो उस बेटे के पिता हैं, उन्होंने 5 दिनों की पूरी कहानी बताई। हर पल जब उनकी आंखों के सामने वो सब कुछ दिख रहा था जो उन्होंने देखा ही नहीं था। आखिर कैसे? सबसे पहले शुरुआत होती है 3 जून शुक्रवार से जब उनकी पत्नी से आखिरी बार बातचीत हुई। नवीन कुमार सिंह पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 21 राजपुताना बटालियन में पोस्टेड है। वो बताते हैं कि शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे मैंने पत्नी साधना को फोन किया, पूछा कि बिजली का बिल जमा हुआ या नहीं। तो पत्नी ने जवाब दिया मैं जेई के पास ही जा रही हूँ अभी बिजली बिल जमा कराने के लिए। ये मेरी पत्नी से आखिरी बातचीत थी। इसके बाद शाम को मैंने फोन किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। लगातार करीब मैंने 50 से ज्यादा कॉल किए लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला और इसी वक्त मुझे लगा कि बेटे ने माँ को मार डाला, जबकि उस वक्त तक तो बेटे ने माँ को मारा भी नहीं था। फिर आखिर पिता को शक क्यों था बेटे पर? इस पूरी स्टोरी को देखने के बाद आप इस सवाल का जवाब ढूंढ ही लेंगे शायद। खैर दूसरे दिन क्या हुआ देखिए। 4 जून शनिवार दोपहर में बेटे ने फोन उठाया। शुक्रवार को तो फोन का शाम को कोई रिप्लाई नहीं मिला तो शनिवार सुबह पहले ही मैंने जल्दी उठकर फोन करना शुरू कर दिया। दोपहर में बेटे ने फोन उठाया। उसने बताया कि मम्मी बिजली का बिल जमा कराने गई है। मुझे लगा कि किसी बात से साधना नाराज होकर फोन नहीं उठा रही, लेकिन बेटे की बात पर एतबार नहीं हो रहा था। फोन की हर घंटी पर मैं घबरा जाता रहा था। पूरा दिमाग घर की तरफ लगा था। घर आने के लिए ट्रेन का तत्काल टिकट निकलवाने पहुंचा लेकिन टिकट नहीं मिला। शाम हुई तो फिर से फोन लगाना शुरू किया। दिन हो जाता है 5 जून रविवार का, लेकिन आपको पता होगा कि 4 जून शनिवार को ही बेटा तो माँ को मार चुका था। पिता को तो पता नहीं है ना अभी तक भी। 5 जून रविवार सुबह 8 बजे जब मैंने फोन किया तो अचानक बेटे ने फोन उठा लिया। पूछा मम्मी कहाँ है? तो बेटा बोला कि सामान लेने बाहर गई है। मैंने उससे कहा कि बहन से बात कराओ तो बेटी ने भी वही बात दोहराई जो भाई बोल चुका था, लेकिन उसकी आवाज बूझी बूझी सी लग रही थी, मानो यूं लग रहा था कि बेटी को डरा धमका कर कोई जबरदस्ती बुला रहा हो। उस वक्त मुझे पक्का लगने लगा कि बेटे ने उसकी माँ को मार दिया। इसके बाद मैंने सामने रहने वाले पड़ोसियों को फोन किया, उनको घर भेजा, लेकिन पड़ोसी ने बताया कि घर पर कोई नहीं है। बेटा क्रिकेट की किट लेकर स्कूटी से कहीं जा रहा है। इस पर मेरा शक और पुख्ता हो गया क्योंकि साधना बेटे को कभी स्कूटी नहीं देती थी और आज अगर बेटा स्कूटी पर कहीं जा रहा है इसका मतलब पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। ये नवीन को पहले ही फील हो गया था। वो कहते हैं ना गट फीलिंग, मानो इधर की हो रही हर एक घटना उनके दिल को पहले ही पता चलती जा रही थी। दिन हो जाता है 6 जून सोमवार का जब वो ट्यूशन टीचर को जो उनके बेटे का ट्यूशन टीचर था उसको भी घर भेजते। नवीन का कहना है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था तो मैंने बेटे के ट्यूशन टीचर को फोन किया, उनको घर भेजा। वह घर पहुंचे तो घर का गेट अंदर से लॉक था। उन्होंने बहुत खटखटाया लेकिन गेट नहीं खुला। उसने बताया कि लॉबी में धूल
जमी है, पालतू कुत्ता जो हमेशा एसी में बैठता था वह भी लॉबी में बैठा है। ये सब कुछ हरकतें देखने के बाद पिता को पहले से ही शक हो गया था कि बेटे ने माँ को मार दिया। ट्यूशन टीचर ने साधना के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी किया। कुछ देर बाद साधना के नंबर से ही बेटे ने मैसेज कर दिया कि वह बाहर है। ट्यूशन टीचर वहां से चले गए, लेकिन मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। मैंने साधना के नंबर पर सुबह से शाम तक सैकड़ों कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मायूस होकर किसी तरह रात गुजारी। जरा सोचिए एक बाप के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब उसको ये शक हो रहा कि कहीं उसी के बेटे ने, उसी के खून ने आज उसकी पत्नी को यानी कि बेटे की माँ को मार दिया। ये शक हो रहा हो अगर किसी पिता को और घर पर कोई कॉल कर रहा हो और बेटा या माँ कोई फोन नहीं उठा रहा हो तो उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी जो कहीं दूर बैठकर अपने ही परिवार के लिए मेहनत कर। हे ईश्वर, हे भगवान, क्या क्या वक्त इस दुनिया में बदलता जा रहा। क्या ये वाकई में कलयुग की शुरुआत है? 7 जून को देखिए, सुबह होते ही फिर से कॉल लगाना शुरू किया, लेकिन ना बेटा फोन उठाता है ना माँ फोन उठाती है। दोपहर में साधना के पिता को फोन किया, लेकिन वहाँ से भी कोई हालचाल नहीं मिला। फिर वो उनके ससुराल साधना के पिता को फोन करते हैं। फिर शाम हो गई, धीरे धीरे शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। साधना के नंबर से कॉल आती है उनको एक, और रिसीव करते ही बेटी की बोझिल सी आवाज आई। बोला, पापा मम्मी की किसी ने हत्या कर दी है। ये सुनते ही मेरा कलेजा बैठ गया। मेरे मुंह से सीधा निकला कि हरामखोर अपनी माँ को मार डाला। यही लाइन उनके मुंह से निकली, क्योंकि उनको पहले से ये डाउट था, पहले से ये शक था कि अगर उनकी माँ की हत्या हुई तो मारने वाला उन्हीं का बेटा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उनके पिता को पहले से अपने बेटे पर शक क्यों था, और शक था तो उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। इधर घर पर जो घटनाएं हुई उनके बारे में तो आपको पता होगा कि 3 जून शुक्रवार को बेटे के लिए माँ ने किताबें भी खरीदी। उसके बाद माँ बिजली का बिल जमा कराने जेई के पास गई, लेकिन जेई नहीं मिला। इस बीच नवीन की कॉल आती रही, लेकिन उठा नहीं पाई। मकान के ऊपर निर्माण भी चल रहा, तो इसका सामान लेने फिर से बाजार गई। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद हारी थकी आकर शाम को घर लौटकर सो गई। 4 जून शनिवार को जिस रात में मतलब बेटे ने हत्या की, उस रात में क्या हुआ था ये भी देख लीजिए आप। उस दिन सुबह फिर से माँ साधना बिजली का बिल जमा कराने के लिए बिजली विभाग के ऑफिस गई। वहाँ से लौटकर आई तो मिस्त्री ने कुछ सामान लाने को कहा। वो लेकर लौटी तो बेटा फोन पर गेम खेल रहा था, पबजी खेल रहा था। गुस्से में माँ ने फोन छीन कर बेटे के बाल पकड़कर पिटाई कर दी। करेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बेटा को गेम खेलने से रोकने का माँ का पूरा अधिकार जो है। तो बेटे की जो पिटाई की उसके चलते बेटे के मन में माँ के प्रति गुस्सा भर गया, और शाम को घर से 10,000 रुपए भी गायब मिले तो बेटे पर शक हुआ तो उसे और ज्यादा पीटा। रात के करीब 10 बजे थे। एक ही बेड पर बीच में साधना, दाईं ओर बेटा और बाईं ओर बेटी 10 साल की जो उनकी उम्र है। तीनों सो गए, एक ही बेड पर सो रहे थे। रात को 2 बजे बेटा उठता है। बहन और माँ गहरी नींद में थी। उसने अलमारी से पिस्टल निकाली, मैगजीन लोड की और माँ साधना की दाईं कनपट्टी पर सटाकर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर बहन की नींद खुल गई। जगी तो बोला कि चेहरा घुमा ले, माँ मर चुकी है। इसके बाद बहन को दूसरे कमरे में लेकर चला गया। पूरी रात बहन सिसकती रही और वो उसे धमकाता रहा। फिर 5 जून रविवार को स्कूटी लेकर मैच खेलने बाहर चला गया। 6 जून सोमवार को उसने पड़ोसी के घर जाकर बहन के लिए खाना भी मांगा कि माँ तो दादी के पास गई है, मेरे को खाना बनाना नहीं आता है, बहन को भूख लगी तो थोड़ा खाना दे दो। पड़ोसी ने खाना भी दिया उनको। तो ये हालात हैं। मैं आपको कई बार बताता हूँ ना दोस्तों कि पबजी, फ्री फायर, ये इस तरह के बैटल रॉयल्स गेम जो है ना, ये इतने ज्यादा एडिक्टेड है, ये बच्चों की मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा आघात डालते हैं। बच्चों की मानसिक साइकोलॉजी को ही ये चेंज करके रख देते हैं। हालिया हुई कुछ रिसर्च में ये बात का भी पता चला कि पबजी खेलने वाले अधिकतर बच्चे गन से शूट करने का शौक रखते हैं, क्योंकि पबजी वगैरह इन्हीं में गन ही होती है और इन्हीं को चलाते हैं। और ये सिर्फ पहली घटना नहीं है भारत में पबजी खेलकर अपनों की जान लेने वाली। समय समय पर कई बार हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं जब पबजी गेम खेलने के चक्कर में बेटे अपने बाप को मार देते हैं, बेटे अपनी माँ की हत्या कर देते हैं, या वो खुद सुसाइड कर लेते हैं। तो ये गेम काफी खतरनाक है। इससे जितना अपने बच्चों को दूर रखे उतना ज्यादा बेहतर है। हाँ, आप थोड़ा बहुत खेलने के लिए उन्हें दे सकते हैं एंटरटेनमेंट के तौर पर, लेकिन बिल्कुल भी ना दें और तो और ज्यादा बेहतर है। आप उन्हें दूसरे गेम खेलने के लिए कह सकते हैं, दूसरे कई सारे वीडियो गेम्स हैं उनको खेल लीजिए, लेकिन ये बैटल रॉयल्स गेम्स जिनमें बंदूक से लड़ाइयां होती हैं, इस तरह के गेम्स खेलने से बच्चों को रोकें प्लीज। ये पूरी घटना और ये पूरी क्राइम स्टोरी बताने के पीछे मेरा मकसद यही है कि आप इन चीजों से अपने बच्चों को दूर रखें। अच्छा, एक सस्पेंस वाला सवाल अभी भी आपके मन में ये घूम रहा होगा दोस्तों कि आखिर नवीन जो कि उस बेटे के पिता हैं, उनको कैसे पता चला कि बेटा माँ को मार देगा, और जैसे ही पता चला उन्होंने बेटे के लिए ही क्यों कहा कि हरामखोर तूने अपनी माँ को मार दिया, जबकि बेटे ने तो उसको गुमराह किया था। नवीन को कहा था कि छत के सहारे कोई आता है और रात में घर में घुसकर मेरी माँ को मार देता है। बेटे ने ये कहानी रची, पुलिस को भी यही बात बताई, लेकिन बाप को पहले से शक हो गया था। अब यहाँ पर 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि बेटे का आचरण व्यवहार शुरू से ही ऐसा रहा हो, ऐसा क्रूर, अपनी माँ के प्रति कभी दिल में प्यार रहा ही ना हो, अपनी माँ को हर बार नफरत की नजरों से देखता हो। पिता ने कई बार इस बात को नोटिस किया हो, तभी उसके दिल में वो गट फील आई कि उसका बेटा उसकी माँ को मार सकता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे देश के आर्मी में रिक्रूट, आर्मी में तैनात फौजी भाई लोग हैं, आर्मी में तैनात अफसर
सारे लोग हैं, उनसे मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि घर पर जो आपके गन और हथियार रहते हैं ना, उनको छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। केवल बड़ों को पता होना चाहिए कि घर पर अगर सिक्योरिटी के पर्पज से भी कोई गन वगैरह रखी है तो वो कहाँ पर रखी है, केवल बड़ों को ये बात पता होनी चाहिए। छोटे बच्चों को ये बात पता तक भी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा भी उस गन को लॉक में रखें, लॉकर में रखें, उसकी चाबी केवल बड़ों के पास रहे ताकि छोटे बच्चे कभी उसको टच भी ना कर पाए। काश आज नवीन के घर में भी ऐसे होता कि बंदूक अलमारी में 16 साल के बेटे की पहुंच से दूर होती तो शायद आज बेटे की मां साधना जिंदा होती। और हाँ, इसके अलावा भी मेरी एक और रिक्वेस्ट है हमारे भारत में इंडियन आर्मी में भी जितने भी जवान तैनात हैं उन सबसे कि गन को छोटे बच्चों को खेलने के लिए भी कतई ना दें। कल ही एक और घटना भी देखने को मिली, ये देखिए आप, अमेरिका के फ्लोरिडा की घटना है। मात्र 2 साल के एक बच्चे ने गोली मारकर अपने पिता की जान ले ली। बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे, खेल खेल में बच्चे ने लोडेड गन की ट्रिगर दबा दी। अब 2 साल का बेटा ये तो नहीं समझता कि वो उसके बाप को मारे, उसने जानबूझकर तो मारा नहीं होगा, लापरवाही से पिता की जान चली गई। और ऐसी घटनाएं कई बार हमारे भारत में भी देखने को मिलती हैं कि छोटे बच्चे गन से खेलते हैं। प्लीज ये खिलौने नहीं है, इनकी पहुंच छोटे बच्चों से भी दूर रखें और टीनेजर्स से भी दूर रखें, क्योंकि टीनेजर्स का तो आधा माइंड काम करता ही नहीं है। अब मेरे को ऐसा लगने लग गया, सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई बच्चे ऐसे उदाहरण बन चुके हैं कि टीनेजर्स के नाबालिग की उम्र पर ही धब्बा है। वो एक्चुअल होता है ना कि टीनेजर्स में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो इस वजह से शरीर में दिमाग में उथल फुथल सी मस्ती है, और उस उथल फुथल में कोई कंट्रोल कर पाया तो बेहतर है, बाकी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। और यही होता है अक्सर नाबालिगों के साथ। जब 17, 18, 19, 20 साल की उम्र से गुजर रहे होते हैं ना, तब जिंदगी की वो रास्ते होते हैं जहां पर आपने अगर अपने आप को संभाल लिया तो आप सही रास्ते पर चल पड़ते हैं, और अगर आप खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए तो आप गलत रास्ता चॉइस कर लेते हैं। इस 16 साल के बेटे के साथ यही हुआ। इसको चाहिए था कि गेम खेलना बंद करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। इसके बजाय इसने अपनी माँ को ही दुश्मन मान बैठा कि वो मुझे गेम खेलने नहीं देती है। तो यही कुछ बातें हैं इस कहानी से, जरूर आपने कुछ सीखा होगा और भविष्य में ऐसी लापरवाहियां नहीं करोगे। एक तो बच्चों को आप गन वगैरह कभी खेलने के लिए ना दें, खिलौना नहीं है। दूसरी बात, घर में टीनेजर्स 18, 19, 20 साल, 25 साल तक के बच्चों से भी हथियार की पहुंच को दूर रखें। घर में कहाँ गन पड़ी है, कहाँ क्या है, उसकी लॉक की चाबी कहाँ है, ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बड़ों के अलावा। बाकी हम सभी की प्रार्थना है ईश्वर साधना की आत्मा को शांति दे और इस 16 साल के बेटे जैसा बेटा किसी को ना दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।